हेलो फ्रेंड्स, विविड विजन की डेली सीरीज ऑन दिस डे में आपका स्वागत है। देश और दुनिया से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। एनवायरमेंट और हमारे मदर अर्थ की ओर बढ़ते हुए पॉल्यूशन के खतरे की खबरें हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन उस पे कुछ एक्ट करने से ही परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ही के दिन हमारे सबसे बड़े राज्य यूपी में एक ही दिन में तकरीबन 20 करोड़ ट्रीज प्लांट किए थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना था कि 20 करोड़ इसीलिए किए क्योंकि यूपी की टोटल आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि एलोकेशन और इवेंट प्लानिंग का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था और सारे के सारे प्लांट्स जियो टैग है, जिसकी वजह से सरकार सारे प्लांट्स का हर एक प्रकार का रिकॉर्ड डेली बेसिस पे मॉनिटर कर पाएगी। वाकई में हमें कहना चाहिए वेलकम टू मॉडर्न इंडिया। हमारे यूपी से अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री में तकरीबन 8 जाने माने स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बहुचर्चित है वाटरगेट स्कैंडल और उसके साथ जुड़े हुए एक्स प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। वाटरगेट स्कैंडल के ऊपर हम आगे एक और डिटेल में सीरीज बनाएंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगा उसके नतीजे की। यह स्कैंडल जब एक्सपोज हुआ तब प्रेसिडेंट निक्सन और उन्होंने अपने लिए बनाई हुई एक री इलेक्शन कमेटी के सारे करतूत सामने आ गए। आज ही के दिन 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन को प्रेसिडेंसी से रिजाइन करना पड़ा था और ऐसा करने वाले वो यूएस के पहले और अभी तक के एकमात्र प्रेसिडेंट बने थे। इसी स्कैंडल की वजह से निक्सन को जेल तो नहीं हुई, लेकिन व्हाइट हाउस लॉयर, चीफ ऑफ स्टाफ और अटॉर्नी जनरल को बड़ी लंबी जेल हुई थी। एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। इसी कहावत को सच करने वाली हमारे भारत से जुड़ी एक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, यूएस पहले से ही पाकिस्तान का मित्र देश रहा है और इसका पाकिस्तान ने बखूबी फायदा उठाया है। 60s के आखिरी सालों में पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल रीजन की वजह से बहुत गर्मागर्मी चल रही थी। पाकिस्तान की सेना पूर्व पाकिस्तान के रहवासी पर बहुत ही सख्त जुर्म करती थी और इसी के फलस्वरूप लाखों निराश्रित हमारे भारत में इल्लीगल एंट्री कर रहे थे, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या बन चुकी थी। इसी वजह से तब की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उसको सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन वो बखूबी जानती थी कि महासत्ता यूएस पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र था और उसको किसी भी परिस्थिति में कोई भी मदद कर सकता था। इसी के लिए मिसेस गांधी ने आज के दिन एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने यूएस के दुश्मन रशिया के साथ मित्र करार किए और यह श्योर किया कि अगर इंडो पाक मामले में यूएस एंट्री करे तो रशिया हमारी पूरी तरह से सहायता करेगा। इस तरह से इंदिरा जी ने 1974 में पहली डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली थी। अब थोड़ा पीछे की बात करते हैं। ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी के लिए भारत में मुख्यत्वे 3 धाराएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस लड़ाई कर रहे थे। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और तीसरा हिंदू महासभा। इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई में अग्रणी था। उनके मेंबर्स भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। अपनी सशस्त्र लड़ाई के रूप में आज ही के दिन 1925 में अंग्रेजों का खजाना ले जाती हुई ट्रेन को यूपी के काकोरी रेलवे स्टेशन के नजदीक लूटा था। इतिहास में इसे काकोरी लूट के नाम से स्थान मिला है। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑर्डर की जिसने पूरे एशिया की हिस्ट्री, जियोपॉलिटी और इकोनॉमिक्स को सालों के लिए बदल दिए। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका गठन एशिया के कई देशों के साथ व्यापार करने के लिए लंदन यूके में किया गया था। आज ही के दिन 1683 में तब के ब्रिटिश मोनार्क ने एक ऑर्डर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कहीं भी किसी भी रीजन की वजह से युद्ध करने की अनुमति दी थी। इसी का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे बंगाल पे हमला किया था और स्टेप बाय स्टेप पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। आखिर में जापान और उसके शहर नागासाकी की बात। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के बाद भी जापान ने यूएस के सामने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था और इसीलिए यूएस ने आज 9 अगस्त 1945 को जापान पर दूसरा एटम बम गिराया था।
आपको ये बताना चाहता हूं कि यूएस का टारगेट नागासाकी नहीं बल्कि कोकुरा था, लेकिन घने बादलों की वजह से जब यूएस कॉन्वॉय वहां पहुंचा तो विजिबिलिटी नहीं थी और इसीलिए वो सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की ओर चल गए और वहां विश्व का दूसरा और आखिरी एटम बम गिराया। हम आशा करते हैं कि विश्व में कहीं पे भी ऐसी दुर्घटना ना घटे और विश्व शांति बनाए हुए हम आगे बढ़े। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। कल नई कहानियों के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।